हाय गाइस, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल HP केमिस्ट्री क्लासेस में। सो गाइस, आज हम पुनः आप सभी के लिए अल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो हम इस लेसन के इन क्वेश्चनों पर बात करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर हम आज बात करें तो आप देखते हैं यह क्वेश्चन आपके लिए नीट, जेई और सभी बोर्ड एग्ज़ाम से संबंधित हैं। आप इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पढ़ाने से पहले एक बात अवश्य बता दूं आपको कि इन क्वेश्चनों को आप धैर्यपूर्वक समझिए और सुनिए। ठीक, तो चलिए बात करते हैं। यहाँ देखिए, आप क्वेश्चन लिखा है मोनोक्लोरिनेशन ऑफ टॉल्यून इन सनलाइट फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस विथ एक्वस NaOH। यहाँ कहने का मतलब उसका यह है कि जो टॉल्यून है आपकी, आप जानते हैं टॉल्यून क्या होती है। टॉल्यून होती है C6H5CH3। तो वो कहता है जो टॉल्यून है इसका मोनोक्लोरिनेशन होगा, अर्थात इसकी सबसे पहले उसने कहा हम मोनोक्लोरिनेशन मतलब क्लोरीन से क्रिया कराएंगे और केवल मोनोक्लोरो, केवल एक क्लोरीन ही हम सब्स्टिट्यूट करेंगे आगे जाके, इसका कथन है। तो एक Cl यहाँ का, एक यहाँ से H को लेकर HCl के रूप में यह अलग हो जाएगी। अब बचेगा क्या, देखिए सर, C6H5CH2 और यहाँ का एक क्लोरीन है तो हो गया Cl। ठीक, तो मोनोक्लोरिनेशन ऑफ टॉल्यून, तो हमने टॉल्यून का मोनोक्लोरिनेशन करा दिया, बट किसकी उपस्थिति में, इन सनलाइट। तो सनलाइट की उपस्थिति में मतलब यूवी किरणें ले लीजिए आप, ले यूवी। ठीक, फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस, कराने के बाद वो कहता है हाइड्रोलिसिस कराइए, किसके साथ, NaOH। मतलब अब आप इसी का उन्होंने कहा है कि आप NaOH इससे क्रिया कराएं। तो आपको पता है NaOH से क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, ये आपकी क्लोरीन और ये आपका Na क्या हो जाएगा, NaCl के रूप में निकल जाएगा। क्या बचेगा आपका, देखो C6H5CH2 और OH, क्या बना, बेंजिल अल्कोहल। इसका मतलब है आपका एक का चौथा आंसर सही होगा। समझ बात मेरी आई। कहा उन्होंने टॉल्यून का मोनोक्लोरिनेशन, तो टॉल्यून का हमने मोनोक्लोरिनेशन कराया किसके ऊपर, सूर्य के पास। फिर उन्होंने कहा हाइड्रोलिसिस भी कराई, किसके बाद, NaOH। तो पहले हमने मोनोलिसिस कराया, फिर हाइड्रोलिसिस कराया और अल्कोहल कंप्लीट हो गया। बताइए कोई दिक्कत, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते हैं। अब चलते हैं पहले कंप्लीट क्वेश्चन, आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, आप देखिए यहाँ पर अच्छे से, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। चलिए, हाउ मैनी अल्कोहल विथ मॉलिकुलर फॉर्मूला C4H10O आर क्रेल इन नेचर। मतलब उनका कहने का जो आपको फॉर्मूला दिया ना C4H10O, जी जो आपको मॉलिकुलर फार्मूला दिया है, इस मॉलिकुलर फार्मूला से भी कहते हैं क्रेल नेचर वाले कितने अल्कोहल बन सकते हैं। तो आपको एक बात समझ लीजिए, क्रेल नेचर का मतलब है कि जो कार्बन हो उसकी चारों की चारों वैलेंसी भिन्न भिन्न एटम से हों तो वो क्रेल होगा। मेरी बात समझ आई। उन्होंने कहा कि हाउ मैनी अल्कोहल विथ मॉलिकुलर फार्मूला C4H10O आर क्रेल इन नेचर। अब जब नेचर उन्हें चाहिए क्या, क्रेलिटी वाला चाहिए, तो क्रेल नेचर का मतलब होता है कि कार्बन परमाणु की चारों अर्थात फोर वैलेंसी कैसी हों, अलग अलग एटम से अटैच्ड हों। इस बात को आप ध्यान दीजिए। अब कैसे बनेगा, तो कितने C4H10O से ऐसे अल्कोहल बनेंगे कि जिनकी कार्बन की चारों संख्या अलग अलग हों।
क्या 1 बनेगा कि 2 बनेगा कि 3 बनेगा कि 4 बनेगा। चलो हम इस पर बात करते हैं अच्छे से, ठीक। चलिए, आप जानते हैं लिखा क्या है आपका C4H10O। अगर हम इसका कंपाउंड बनाने का प्रयास करें, देखो CH3 CH2 CH2 और CH2OH। देखिए होगा CH4 कार्बन हो गए, 1 2 3 एंड 4 और OH हो गया। अब इसका अगर बनाए तो जो OH उठा के हम जी वाला जो OH है आपका यहाँ से ले जाके यहाँ वाले कार्बन पर लगा तो कैसा हो जाए, देखो CH3 CH2 और यहाँ हो जाएगा CH और ये हो जाएगा CH2 से क्या हो जाएगा, एक का हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, तो हो जाएगा बैलेंस चार्ज से 3 और यहाँ हो गया आपका OH। ऐसा हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि इस CH2 ग्रुप को आप इसके ऊपर लगा दें। तो देखिए CH3 और ये आपका C और ये आपका CH3 है ही, ठीक है, और ये वाला OH हमारा इसी के नीचे लगाएंगे OH, और ये जो CH2 दिख रहा है इसके ऊपर, तो क्या हो जाएगा, देखो CH3, ठीक है। अब देखो इस कार्बन की 1 2 3 4 कार्बन की चारों बैलेंसी आप देखिए, आप क्या देखते हैं, चारों बैलेंसी हैं, और देखो इधर में था इधर में था इधर में, मतलब एक चारों बैलेंसी सिस्टमेटिक रूप से लगी जिस प्रकार मैंने आपको कह रहा था, ठीक है। अर्थात आपका ये सभी की सभी देखें, ए बी पोजीशन आइसोमेरिज में, ए बी पोजीशन आइसोमेरिज, ए बी पोजीशन आइसोमेरिज, बट यहाँ पर जी वाला जो पोजीशन दिख रहा है आपको, ये 4 वैलेंसी स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है। अर्थात यहाँ पर जो क्रियल नेचर वाला अणु बनेगा वो केवल कितना होगा, ओनली 1 आपका होगा, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, आशा है ऐसी। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, तीसरे, चलिए हम थर्ड क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। अब यदि हम थर्ड क्वेश्चन पर बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आप रिएक्शन को देखकर इस बात को अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि एल्कोहल है, HCl है और जिंक क्लोराइड के ऊपर है। तो यहाँ पर एक आपने फंडा पढ़ा होगा, एक मिनट, आपने देखा होगा ल्यूकोस रीजेंट के बारे में आपने पढ़ा होगा, जिसे हम ल्यूकोस रीजेंट अर्थात ल्यूकास अभिकर्मक होता क्या है आपको पता है, कॉन्सनट्रेट HCl एंड प्लस एनहाइड्रेट जिंक क्लोराइड, सांद्र सल्फ्यूरिक वो सांद्र हाइड्रोक्लोरिकम और निर्जल जिंक क्लोराइड का मिश्रण हमारा ल्यूकोस रीजेंट कहलाता है। आप अच्छे से पढ़े हो इस बात को। तो व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो आपको मैं कॉमन सी बात बता दूं, ल्यूकास अभिकर्मक पर जो टर्शियरी एल्कोहल होता है इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, सेकेंडरी एल्कोहल की उससे कम होती है और प्राइमरी एल्कोहल की उससे कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो टर्शियरी एल्कोहल मिलेगा वो रिएक्ट जल्दी कर देता है, अर्थात जो थर्ड वाला पोजीशन है यही रिएक्ट आंसर सही होगा आपका। क्या होता है कि जो आपके पास एल्कोहल है और HCl ने आपस में क्रिया करी जिंक से, तो बनाया क्या होता है, देखो मैं कॉमन से बात करूँ, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एनहाइड्रेट जिंक क्लोराइड का सॉल्यूशन इज कॉल्ड द ल्यूकोस रीजेंट, ठीक। मतलब सीधी है कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जिंक क्लोराइड के मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं, ल्यूकोस अभिकर्मक। ल्यूकोस अभिकर्मक क्या होता है कि जो टर्शियरी एल्कोहल होता है यह ज़्यादा रिएक्ट करता है, सेकेंडरी उससे कम करता है, प्राइमरी उससे और कम करता है। इससे जो थर्ड वाला आपका है यह रिएक्ट होता है, आंसर सही होगा। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट पर। चलिए फोर्थ देखें आप, यहाँ पर आप फोर्थ क्वेश्चन देखिए, हेडिंग देखो आपकी अभी डली हुई है, एल्कोहल फिनॉल ईथर डली ना। चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, कोई दिक्कत बता देना मुझे। एक मिनट रुकना थोड़ा, चलिए यही बात करते हैं हम थोड़ा। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है CH3CH2OH कैन बी कन्वर्टेड इनटू CH3। वो कहता है जो आपका एल्कोहल है उसको कन्वर्ट करना है एल्डिहाइड में, किस में,
एल्डिहाइड में। एल्कोहल को कन्वर्ट करना है एल्डिहाइड में सर। अब एल्कोहल को कन्वर्ट एल्डिहाइड में करता है तो कैसे होगा, वो कहता है कैसे होगा। आपको पता है एल्कोहल बोले तो आपका लिखा है ना CH3CH2OH इक्वल टू किस में होना है CH3CHO इसमें होना है। तो अब देखो यहाँ पहला विकल्प कहता है कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। तो आपको पता है हाइड्रोजनेशन में होता क्या है, केवल हाइड्रोजन को रिमूव होना है। ठीक, अब देखा ट्रीटमेंट विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है आपका ये रिड्यूसिंग होता है, जो केवल अपचित करता है, या कहने का मतलब है हाइड्रोजन को ऐड करता है, इसीलिए लिखा है ट्रीटमेंट विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और आपको पता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग पदार्थ होता है, तो ना तो ये होगा ना ये होगा, क्योंकि होना क्या है कि एल्कोहल से एल्डिहाइड होना है। तो एल्कोहल से एल्डिहाइड के लिए हमारे पास ऑक्सीडेशन वाला कोई फंडा होना चाहिए। ठीक है, तो हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तभी तो होगा। तो आगे नेक्स्ट विकल्प पर हम देख लेते हैं। अभी ये दोनों विकल्प तो हमारे होंगे नहीं, अब नेक्स्ट विकल्प हम बात करते हैं। अगला ऑप्शन क्या आता है कि ट्रीटमेंट विथ फ्रीडियम क्रोमेट और ट्रीटमेंट विथ कैमनोफोर। अगर कैमनोफोर हम लेते हैं तो आपका जो ROH है इसकी उपस्थिति कारण है RCOH बन जाता है। कैमनोफोर ऑक्सीडाइज में होता क्या है कि जबकि KMnO4 भी आपका एक ऑक्सीडाइजिंग है, लेकिन कैमनोफोर के द्वारा यदि ऑक्सीडाइजिंग कराएंगे तो यह अम्ल बना देगा, अर्थात कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, और जबकि हमें चाहिए क्या है एल्डिहाइड ग्रुप। इसलिए हमारा क्या है इसमें जो थर्ड ऑप्शन है यही सही है, अर्थात PCC ये आपका ऑक्सीडाइजिंग का कार्य करेगा प्रीडियम क्रोमेट के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट पर बात करते हैं हम। चलिए देखिए यहाँ लिखा है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एल्किल हैलाइड इनटू एल्कोहल इन्वॉल्व। देखिए द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एल्किल हैलाइड इनटू एल्कोहल इन्वॉल्व, मतलब कहने का मतलब जो आपका एल्किल और हैलाइड जो है इसको कन्वर्ट करना है, वो कहता है एल्कोहल अर्थात ROH। तो वो कहता है एल्किल हैलाइड एल्कोहल में जब कन्वर्ट होता है तो कौन सी प्रोसेस कहलाती है। देखिए आप एडिशन रिएक्शन कहलाती है कोई क्या, या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, कि डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होगी, कि रीजनरेशन रिएक्शन होगी। तो आप देखिए आप वो सबसे ज़्यादा यहाँ बात कीजिए कि एल्किल हैलाइड से ROH चैनल, मतलब यहाँ पर आपका जो X होगा यह जो है यह रिमूव होगा और इसकी जगह पर OH जुड़ेगा, अर्थात कहने का मतलब है कि प्रतिस्थापित होगा। और प्रतिस्थापित कब होगा, जब वो रिएक्शन कैसी होगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। जैसे कि एल्किल हैलाइड इक्वल टू अगर इसका रिएक्ट एक्वस NaOH से कराएं तो Na क्या करेगा इस X को लेकर NaX फॉर्म में आ जाएगा और यहाँ पर ROH बनेगा। हुआ क्या, क्योंकि आपका X क्या होता है आप जानते हैं, X हमारा नेगेटिव अर्थात न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट होगा, और न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट है तो आप इसे समझ लीजिए इस हाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रूप में आपका आंसर आएगा। ठीक है, अगली बात करते हैं हम क्वेश्चन पर। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन छठवां देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन एरोमेटिक एल्कोहल, मतलब इनमें से जो ए वाला पॉइंट दिया आपका बी वाला भी दिया, सी वाला भी दिया, डी वाला भी दिया, इन सभी में से वो क्या कहता है कि आपका एरोमेटिक एल्कोहल क्या है। देखो सर अगर ए वाले पॉइंट की बात करें तो आपको स्पष्ट दिखता है ए आपका फिनॉल है, और डी वाला देखें तो ये आपका क्रिसॉल है, बट कौन सा क्रिसॉल है आपका मेटा क्रिसॉल है। ठीक, और यहाँ पर देखें तो ये आपका बेंजिल अल्कोहल है और ये मेथिल बेंजिल अल्कोहल है, इसलिए आपका जो बी और सी है यही एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक, ए क्यों नहीं है क्योंकि ये फिनॉल है, डी क्यों नहीं है क्योंकि ये क्रिसॉल है आपका। अब जब फिनॉल और ये क्रिसॉल है तो ये क्या बचेंगे क्या, बेंजिल अल्कोहल आपका कौन सा है बी पॉइंट, एंड मेथिल बेंजिल अल्कोहल है आपका। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम।
टाइम को ना बर्बाद करते हुए देखिए, अब हमारे पास आया आयुर्वेदिक नेम। आयुर्वेदिक नेम क्या कहता है सर? देखिए, गिव आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड गिवन बिलो। चलिए बात करते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्या लिखा है, CH3 CH2 CH2 CH3 CH CH2 CH2 CH के बाद OH और यहाँ क्या है CH3। देखिए एक मिनट, देखिए अब आपके लिए सब जिससे समझाने में कोई दिक्कत ना पड़े। अब देखिए, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट आपका क्लोरीन है। हम काउंट कहाँ से करेंगे? जहाँ पर आपका कौन सा हो, फंक्शनल ग्रुप नज़दीक हो। तो देखिए यहाँ से काउंट करेंगे तो ये आपका क्या होगा 1, ये आपका क्या होगा 2, ये आपका क्या होगा 3, ये का क्या होगा 4, ये कार्बन 5, ये कार्बन आपका 6, ये होगा। अब देखिए, अब यहाँ से करते तो हमारा फंक्शनल ग्रुप दूर होता, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप नज़दीक होना चाहिए, यही आईयूपीएसी नेम कहता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपका 5 क्लोरो, तो यहाँ आपका हो जाएगा 5 क्लोरो, और कितना हो जाएगा कार्बन कितना हेक्स, और सिंगल बॉन्ड एन, और अच्छे तो ऑल, तो इसलिए आपका क्वेश्चन हो जाएगा क्या है 5 क्लोरो हेक्सेनॉल 2, ये आपका थर्ड वाला होगा। देखिए देखो 5 नंबर पर क्लोरीन तो 5 क्लोरो होगा, ठीक है, और 6 कार्बन है तो हेक्स होगा, और सिंगल बॉन्ड है तो एन होगा, यही होगा, और दूसरे नंबर पर OH है तो 2 ऑल, तो 5 क्लोरो हेक्सेनॉल 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना सिंपल, ये वाला तो सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। 8वें नंबर पर आइए आप। देखिए, आईयूपीएसी नॉर्म ऑफ मेटाक्रिसोल। देखो मेटाक्रिसोल का पहले बनाएंगे हम। मेटाक्रिसोल होता क्या है, तो आप फिनॉल बना ही लेते होंगे। तो सबसे पहले क्या कीजिए, फिनॉल क्रिएट कीजिए। यहाँ पर OH लगाइए आप यहाँ पर रिंग लगा दीजिए या बॉन्ड लगा दीजिए, ये फिनॉल हो गया। अब मेटा, तो ये ऑर्थो पोजीशन, तो ये क्या होगी मेटा, अर्थात यहाँ CH3 लगा दीजिए तो आपका मेटाक्रिसोल। यही कहा उन्होंने, आईयूपीएसी नॉर्म मेटाक्रिसोल इज 3 मेथिलफेनॉल 3 क्लोरोफेनॉल 3 मेथॉक्सीफेनॉल बेंजीन 1 3 डायोल। कि मतलब उन्होंने कहा है कि मेटाक्रिसोल जो आपका है उसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा। तो मेटाक्रिसोल का आईयूपीएसी नेम तब आपको बनेगा जब आपको आइसोक्रिसोल का फॉर्मूला याद हो। तो हमने आपको बताया कि फिनॉल बनाने के बाद अगर यहाँ जोड़ते हम तो ऑर्थो हो जाता, यहाँ जोड़ा तो मेटा, यहाँ जोड़ा तो पैरा। अब बनाइए, देखो फंक्शनल ग्रुप तो यहाँ है ना आपका, तो 1 पोजीशन ये कहलाएगी आपकी, ये 2 कहलाएगी, और ये आपकी 3, तो क्या होगा 3 मैथिल, और पूरा का पूरा कंपाउंड किसका हो जाएगा फिनॉल। तो आपको आ जाएगा पहला पॉइंट 1। ठीक है, तो 3 मैथिल फिनॉल। चलिए नेक्स्ट पर हम बात करते हैं। ठीक, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने स्पष्ट लिखा हुआ है, इसका भी आईयूपीएसी नेम देना है आपको। जो क्वेश्चन आपके थे उसी क्वेश्चन पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये सभी की सभी NCERT क्वेश्चन है, आपको बता दें। अब देखो, आईयूपीएसी नाम ऑफ द कंपाउंड CH3CH और नीचे भी CH3OCH3 है। इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे इस प्रकार। यहाँ से थोड़ा मैं आपके लिए स्पेस कर लूँ यहाँ से, जिससे लिखने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए यहाँ देखिए, आप देखें ये आप बीचों बीच क्या देखते हैं, ये आपका ईथर है, क्योंकि ऑक्सीजन परमाणु यदि बीचों बीच हो तो वो आपका क्या कहलाता है, ईथर कहलाता है। इस बात को आप ध्यान देना हमेशा। ठीक है, ये आपका क्या है, आपका ईथर है। अब ईथर का आईयूपीएसी बनता कैसे है आपको पता है, ईथर का बनता है L कॉक्सी एल्केन के रूप में बनता है। तो जहाँ जिस तरफ कार्बन ज़्यादा होंगे उसको एल्केन लिखेंगे, बाकी को अल्कोक्सी। तो हम काउंट कहाँ से करेंगे, यहीं से। तो 1 कार्बन एंड 2 कार्बन एंड 3 कार्बन। लेकिन दूसरे नंबर पे आप देखिए वो CH3 प्राप्त हो गया, तो CH3 को बोलते हैं मैथिल ग्रुप, और मैथिल के साथ ऑक्सीजन है तो क्या हो जाएगा मेथॉक्सी, और 3 कार्बन से प्रोपेन। लेकिन दूसरे नंबर पर से क्या होगा आपका 2 मेथॉक्सी, लेकिन 2 मैथिलिन है, ये नहीं होगा आपका। देखिए ये है आपका विकल्प, क्या कहता है, ये वाला आ जाएगा आपका आंसर 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, आपका बी थर्ड वाला क्वेश्चन राइट होगा। चलिए ना इस बात करते हैं। यहाँ पर तो आपको बन ही जाएगा ये वाला। तो देखो यहाँ क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज
कैन एक्ट एट द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस की हम बात करें आपके सामने तो आपका जो मेथॉक्सी आयन दिया गया है बी पॉइंट का, ये सबसे सही होता है। चलिए नेक्स्ट पर बात करते हैं हम। अब दिया गया है आपका अगला कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। मतलब इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलेन के साथ जल्दी क्रिया कर लेता है। तो आपने अभी आपका एल्कोहल फिनॉल इधर टॉपिक चल रहा है तो समझ लीजिए फिनॉल ही होगा हमारा। क्यों होगा फिनॉल, इसकी बात करें दे रहे हैं हम थोड़ा सा। आपको पता है आपके पास जो आपका फिनॉल होता है, यहाँ पर हमारा OH, फिनॉल जो होता है, फिनॉल क्या करता है, अपना हाइड्रोजन रिमूव कर देता है और रिमूव करके क्या होता है, यह फिनॉक्साइड आयन बनाता है। और यह फिनॉक्साइड आयन जो होता है वो स्टेबल हो जाता है, किस कारण, रेजोनेंस के कारण। इसी रेजोनेंस के कारण स्टेबल होने के कारण यह सोडियम हाइड्रोक्साइड से आसानी से रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, इस बात को ध्यान देना। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ लिखा है फिनॉल इज लेस एसिटिक देन। तो फिनॉल की यदि हम बात करें, जो हमारा फिनॉल है, देखिए फिनॉल इनमें से किस से कम एसिड है, एथेनॉल से कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल से कि ऑर्थो मेथिल फिनॉल से कि मेथिल है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए नाइट्रोफिनॉल से कम क्या है, एसिड है। क्यों है, इसको हम आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने दे रहा हूँ। पहले तो एक बात ध्यान लीजिए कि फिनॉल इन सभी एथेनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोमेथिलफिनॉल और ऑर्थोमेथॉक्सीफिनॉल, इन सबसे किससे कम अम्लीय है। तो हम कहता हूँ कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल से सबसे कम अम्लीय है। क्यों है, क्योंकि उसका रीजन केवल एक मात्र यह है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में जो NO2 ग्रुप है यह -I इफेक्ट दर्शाता है। ठीक है, और -I इफेक्ट होने के कारण यह अम्लीय है। ठीक, बात समझ में आ चुकी है आपको। चलिए एक क्वेश्चन और देख ले रहे, बाकी आपको PDF दे दी जाएगी तो उसी से कर लेना। चलिए 13वें क्वेश्चन पर हम बात करें ले रहा हूँ अच्छे से। देखिए विच ऑफ द, थोड़ा एक मिनट को ना, क्वेश्चन सभी देख लें अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, मतलब बेंजिल अल्कोहल एसिड है कि साइक्लोहेक्सेनॉल है कि फिनॉल है कि मेटाक्लोरोफिनॉल है। देखो बेंजिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, आपका पहले तो बेंजिल ग्रुप बना लें हम। देखिए रिंग बना दी हमने, यहाँ पर CH2OH। ठीक, ये आपका होगा बेंजिल अल्कोहल और साइक्लोहेक्सेनॉल का बनाया है। तो देखिए क्योंकि स्ट्रक्चर आपका क्लियर होगा तो आपको कंपाउंड भी क्लियर होगा। O और यहाँ पर एक मिनट का थोड़ा रॉन्ग साइक्लो बनाना ना मैं, यहाँ पर OH लगा तो ये साइक्लोहेक्सेनॉल होगा और ये आपका फिनॉल होगा। ठीक, और मेटाक्लोरो कैसे बनेगा, आपका ये फिनॉल हो गया और ये ऑर्थो और यहाँ पर हम क्लोरीन लगा दें तो मेटा। तो ये आपका है बेंजिल अल्कोहल, ये आपका साइक्लोहेक्सेनॉल, ये आपका फिनॉल, ये मेटाक्लोरोफिनॉल। तो देखिए पहले तो जो आपका ए वाला पॉइंट और ए वाला पॉइंट है, ये तो आपका एसिड होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि इन दोनों में, इसमें ना कि इसमें और ना इसमें, दोनों के दोनों में आपके रेजोनेंस हो ही नहीं सकता। ठीक है, किस किस में आपको बता दूं एक बार और पुनः, इसमें रेजोनेंस नहीं हो सकता है और इसमें नहीं रेजोनेंस होगा। अब रेजोनेंस इसमें पॉसिबल है, इसमें पॉसिबल है, बट इसमें क्लोरीन है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, क्योंकि इसमें रेजोनेंस होगा और इन दोनों में रेजोनेंस नहीं होगा तो इसी एसिड नहीं है। ठीक है, और ये भी इस फिनॉल में रेजोनेंस होगा, मेटाक्लोरोफिनॉल में रेजोनेंस होगा, बट ये भी एसिड है और ये भी एसिड है, बट दोनों में से कौन अधिक एसिडिक है, तो जो आपका Cl ग्रुप वाला फिनॉल है यह ज़्यादा एसिडिक होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो आपका Cl है यह -I इफेक्ट दर्शाता है। -I इफेक्ट दर्शाने के कारण यह क्या करता है, आपका
मतलब मोस्ट एसिडिक होगा। तो आपका 4th पॉइंट वाला ये राइट आंसर होगा। ठीक है, आपको समझ में आई होगी। मैंने जो क्वेश्चन आपको दिए हैं वो आपके 13 के 13 क्वेश्चन जो दिए गए हैं वो NCERT के ही क्वेश्चन हैं। आप यहाँ देख भी रहे होंगे, इसके बैकग्राउंड में लिखा भी है NCERT रीपब्लिश्ड। तो NCERT ने ही इन्हीं क्वेश्चनों को दिया, वही क्वेश्चन मैं आपके लिए करा रहा हूँ। ठीक है, इस वीडियो को आप ज़्यादा से जितना हो सके इतना इसको शेयर कीजिए, क्योंकि आपका ही योगदान हमारे लिए काफ़ी होगा। यह है आपकी HP केमिस्ट्री क्लास है जो आपके सहयोग से ही आगे बढ़ रही है। इसलिए आप जितना हो सके सपोर्ट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।